स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का विंग से उड़ान चैनल पर। जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग रोज़ एक इंडियन पॉलिटी का चैप्टर कर रहे हैं प्रैक्टिस आपके आने वाले एग्ज़ाम दैट इज़ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर जो कि 15 फरवरी को शेड्यूल्ड है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग हर दिन एक नई चैप्टर को डील करने वाले हैं कर रहे हैं और उसके पर्टिकुलर सेक्शंस को ही समझ रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट रहे और स्पेसिफिक होकर के ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं मैं चाहता हूँ कि पुराने लेक्चर्स पर आप जाएं और आप समझें कि पॉलिटिक्स समझना कितना आसान है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स पढ़े हैं जिन्हें PDF चाहिए इस लेक्चर को लेकर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पर जा कर के वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि कल हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, तो सुप्रीम कोर्ट पढ़ते पढ़ते हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, स्पेशल लीव एंड देन हाई कोर्ट। तो आज हम लोग वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो रिट जुरिस्डिक्शन तक हम लोग पढ़ चुके थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आज हम लोग को पढ़ना है एपिलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एपिलेट जुरिस्डिक्शन अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो मैंने बताया था अगेंस्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अगेंस्ट भी जाकर के जो जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया है उसकी जजमेंट पे भी अपना एक जजमेंट दे सकती है। ठीक है, वो खारिज भी कर सकती है, मतलब कि वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है उसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स अगेंस्ट जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो कि यहाँ पर मैंने बताया आपको। सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट जनरली इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, केस इन्वॉल्व क्योंकि अनटिल अनलेस एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व नहीं हो तब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। और याद होगा कि हम लोगों ने एक बात भी की थी कि HC सुप्रीम कोर्ट नैरोअर, राइट, सुप्रीम कोर्ट को हमने नैरोअर बोला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और लॉज के बारे में ही केस सुनवाई हो सकती है, लेकिन हाई कोर्ट में आपकी फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के लिए भी केस फाइल हो सकती है। लीगल राइट्स मतलब कि राइट टू प्रॉपर्टी। कौन सा था राइट टू प्रॉपर्टी? आर्टिकल 19(1)(f), ठीक है, जो डिलीटेड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन से। इट्स नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट्स अ लीगल राइट। ठीक है, क्रिमिनल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट हियर्स अपील्स अगेंस्ट जजमेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई कोर्ट इफ हाई कोर्ट, ठीक है, हैज़ एन अपील रिवर्स एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू दैट। अगर हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में किसी को डेथ सेंटेंस दे दिया है तो वो चीज़ क्वैश हो सकती है, मतलब उसको सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को अगेंस्ट जा सकता है, उस केस की डिग्री को वाइड कर सकता है वो, और वो अपने खुद से उस केस को पढ़ करके वो खुद से अपना एक ओपिनियन क्रिएट कर सकता है। ठीक है, हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विंस द अक्यूज्ड पर्सन। वही बात है। ठीक है, कन्विक्टेड है, मैटर ऑफ राइट है, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप दोबारा याचिका कर सकते हैं कि मुझे ये जजमेंट पसंद नहीं आया हाई कोर्ट से। तो इसमें ज़्यादा कुछ करने वाला है नहीं, समझने वाला। चलिए, आर्टिकल 136 जो है आपका बेसिकली टॉक्स अबाउट अपील बाय स्पेशल लीव। अब स्पेशल लीव क्या है कि टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। ठीक है, मतलब कि स्पेशल लीव है कि कोई भी कोर्ट जजमेंट कुछ भी दे रही हो, सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कभी भी उस केस को अपने पास ले सकता है। कंट्री की कोई भी कोर्ट में कोई भी केस प्रोसीडिंग चल रही हो, सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा कि नहीं इस कोर्ट से लेकर के ये मुझे लेना चाहिए तो वो ले सकता है। इसको बोलते हैं अपील बाय स्पेशल लीव। ठीक है, एक्सेप्शन है कोर्ट मार्शल है मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जो हमारे मिलिट्रीज में जो कोर्ट मार्शल होता है ना, मिलिट्री ट्रिब्यूनल होती है, वहाँ पर ये चीज़ आर्टिकल इम्प्लाई नहीं होता है। Discretion and not a right granted in final or interlocutory judgment related to any matter that is constitutional, civil, criminal, income tax, labor, revenue, मतलब एनी मैटर। ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव जो है वो किसी भी मैटर को रिलेटेड हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ही हो या वो एक सिविल मैटर ही हो, वो एक रेवेन्यू मैटर भी हो सकती है, वो एनी हाउ कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 136 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आर्टिकल 143 के बारे में पढ़ते हैं। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास भी एक पावर है कि वो एडवाइस दे सकें कुछ ऐसे मैटर्स पर, जैसे कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी हो गई, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हो गए, कोवेनेंट्स हो गए, अरेंजमेंट्स हो गई, जिन पर सुप्रीम कोर्ट अपना खुद से एक जजमेंट मतलब एडवाइजरी दे सकता है अगर प्रेसिडेंट को चाहिए हो तो। ठीक है, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस गिवन टू प्रेसिडेंट on any question of law, fact of public importance which has arisen or which is likely to arise, SC may or may not give advice। आप लोगों को क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है पेपर में कि आर्टिकल 143 में अगर सुप्रीम कोर्ट से मांगा गया है एडवाइस तो उसे देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सुप्रीम कोर्ट कि वेदर ही गिव एडवाइस और नॉट। ये उन पर ये राइट है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट बता ही चुका हूँ मैं आपको, लेकिन इट शैल नॉट बी इंक्लूडिंग एनी पॉलिटिकल नेचर क्वेश्चन। ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं कि वो पॉलिटिकल नेचर क्वेश्चन को इन्वॉल्व करे। ठीक है, चलिए यहाँ तक 143 समझ लिया हमने, आर्टिकल 136 समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज़ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब सिंपल आपको ये रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्री में कोई भी कोर्ट है जहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसकी रिकॉर्डिंग्स, एविडेंस, टेस्टिमोनियल्स, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर है, वो कहीं भी कोर्ट कभी भी किसी चीज़ के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकता है। मतलब कि मानिए राइट टू प्राइवेसी में पुट्टा स्वामी का जो केस था, ठीक है, उसमें जिस तरह के भी डॉक्यूमेंट्स या क्या जजमेंट दिया गया, क्या सोच करके उस जजमेंट को बनाया गया, वो रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगले 10 साल बाद भी अगर कोई ऐसा केस अगर आया है तो उसमें उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकती है वो। ठीक है, इसका मतलब यही है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। लीगल प्रेसिडेंट रेफरेंसेज, एविडेंट्री वैल्यू कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। ठीक है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप लोग कोर्ट की इज्जत पर आँच डाल रहे हैं या कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं या जस्टिस के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी है आईपीसी में। आईपीसी दैट इज़ इंडियन पेनल कोड, वहाँ पर आपका इम्प्रिजनमेंट है ऑफ 6 months एंड फाइन अप टू ₹2000। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब कि सिविल कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट, नॉट अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तरीके के हो सकते हैं। सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि डिसोबीडियंस होनी जजमेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं मान रहा जजमेंट को, तो एक सिविल कंटेम्प्ट हुआ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब कि एक डूइंग एक्ट, ठीक है, स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ, वही बात है कि आप उसकी पावर को चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, इंटरफेयर कर रहे हैं उसके काम के डेली टू डेली वर्किंग में, तो ये सब चीज़ें क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, नॉट अमाउंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज लाइक इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर। अब जैसे कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आती है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, किस जजमेंट को लेकर के कैसे कहा, तो वो एक कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। वो एक, अगर आपने सच्चाई बताई है, इनोसेंट पब्लिकेशन मतलब कि अगर आपने सच बोला है वहाँ पर न्यूज़पेपर में, अगर आपने सारी चीज़ें सही लिखी हैं, चाहे नेगेटिव कॉनोटेशंस भी हैं मगर सही आपने लिखा है, तो वो कंटेम्प्ट नहीं कहा जाएगा। ठीक है, चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट इंटरप्रेटर, मैंने आपको पहले बता दिया था, एज वेल एज इट्स अ गार्डियन ऑफ आवर राइट्स। ठीक है, ये भी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। चलिए आर्टिकल 32 है ना, रिट जुरिसडिक्शन में बताया था ना कि आर्टिकल 32 के अंदर आप जा कर के 5 तरीके के जो रिट्स होते हैं, हैबस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिटन हो गया, सेटरियो हो गया, ये सब यूज़ होता है आर्टिकल 32 के अंदर। और आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, चलिए अदर पावर्स, इट डिसाइड्स द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो डिस्प्यूट अगर हुआ, प्रेसिडेंट का जैसे इलेक्शन होता है जो कि हमारे पार्लियामेंट में ही होता है, वो बाहर नहीं होता है, जनरली पब्लिक हम लोग वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के लिए, तो वो बेसिकली कहाँ है, उसमें जो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही हैंडल करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है उस चीज़ में घुसने की। ठीक है, हैज़ द ओरिजिनल एक्सक्लूसिव एंड फाइनल अथॉरिटी, जो वो बोल देगा सुप्रीम कोर्ट वही होगा। फिर इंक्वायर्स इन द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ यूपीएससी। ठीक है, मतलब कि यूपीएससी है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन किया हुआ है कि ये बॉडी का नेम है, ये बॉडी वहाँ पर। ठीक है, तो इट इज़ अबाउट कि ये, इसमें अगर किसी तरीके का कंडक्ट या बिहेवियर जो भी चेयरमैन का एंड मेंबर्स का, जो एक रोज़ का डे टू डे फंक्शन का है, या कोई भी क्वेश्चन हो, चैलेंज हो, कोई भी लॉ को लेकर के या रूल्स को लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, मैंने बताया था आपको, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको। लॉ इट्स बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स ऑन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो इंडिया के सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, फॉलो करना ही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि हमारा 3 लिस्ट है ना, जैसे कि मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी, उसके बाद हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी। तो यूनियन लिस्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट को एंटर करना है, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है सीधा। अगर इसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट आए, तो उसके पावर्स को बढ़ा सकता है कौन, पार्लियामेंट। पता है कि पार्लियामेंट के पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी, पार्लियामेंट के पास ही है। सुप्रीम कोर्ट की पावर को या सीट, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ा भी सकता है वो अपने हिसाब से, है ना। चलिए यहाँ से हमारा चालू होता है दोस्तों हाई कोर्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट को एक साथ क्यों रखा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो अपने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है ना, वही सेम चीज़ आपको हाई कोर्ट में पढ़नी है। बस डिफरेंस क्या है, कुछ आर्टिकल्स का डिफरेंस है, कुछ पावर्स का डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टाइल, कॉन्स्टिट्यूशन, सब बराबर है। बस थोड़ा सा डिफरेंस है आर्टिकल्स को लेकर के, पावर्स को लेकर के, बाकी सब कुछ सेम है।
तो सुप्रीम कोर्ट को जिसने समझ लिया वो हाई कोर्ट को बड़े आराम से समझ जाएगा, इसलिए मैंने साथ में डाला कि ताकि आप लोगों को डिफ़िकल्टी ना हो। ये एक इंटेलिजेंट वे ऑफ स्टडिंग हुआ, ठीक है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था आर्टिकल 142 से 147 के बारे में, उसके बाद आर्टिकल 132 भी स्पेशल लीव है ना। चलिए, अब हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 216, 214 टू 231, ये इन्वॉल्व होता है आपका हाई कोर्ट में। ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि दीज आर्टिकल्स बिलोंग टू विच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और पार्लियामेंट, इट बिलोंग्स टू हाई कोर्ट। चलिए, अब वही सारी चीज़ें जो कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में पढ़ चुके हैं, अभी आप लोग खुद देखेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड फॉर वन हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, अमेंडेड बाय 7th, ये याद नहीं रखना अमेंडेड और नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी एक हाई कोर्ट बनाया गया था, ठीक है, लिखा गया था उसमें। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड यूनियन टेरिटरी, भी बता चुका हूँ मैं आपको कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर कोई बढ़ा सके वो, या हाई कोर्ट की पावर कोई बढ़ा सकता है वो, ठीक है। दिल्ली एंड जम्मू कश्मीर आर दी ओनली यूटीज इंडिया हैविंग हाई कोर्ट ऑफ देयर ओन। सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर ही दो यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर हाई कोर्ट प्रेजेंट है। माना हाँ, वैसे हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, जैसे कि मद्रास हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक है। ये सब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता ही होता है। लेकिन ये सिर्फ दो यूटीज़ आपको याद रखने होंगे। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैव हाई कोर्ट ऑफ देयर ओन। तो ऑप्शंस में आपका दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर ये सब होगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में याद रखना है कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरीज हैं बस जहाँ पर हाई कोर्ट है, ठीक है, दो यूनियन टेरिटरीज। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ HC एंड लीव्स इट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट में भी प्रेसिडेंट साहब ही हैं जो अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद अगर रिमूवल के वर्ड क्या यूज़ किया था हम लोगों ने, इम्पीचमेंट अगर होगा तो वो भी प्रेसिडेंट साहब ही करेंगे, उन्हीं के पास अथॉरिटी है। पार्लियामेंट के थ्रू होगा लेकिन अल्टीमेट मोहर जो लगेगी या जो अल्टीमेट साइन होगा वो प्रेसिडेंट के ही होंगे, ठीक है। डज नॉट स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कि कितने नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस होने चाहिए, एम्प्लॉयज़ कितने सारे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, ये सब हाई कोर्ट पे छोड़ दें कि आप अपने आप खुद मैनेज करिए। एक तरीके से इंडिपेंडेंस भी इसे कहा जा सकता है कि हाउ इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट इज ऑन इट्स ओन टू अरेंज इट्स ओन अफेयर्स, ठीक है। चीफ जस्टिस अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न। अब यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट भी है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो आपका सुप्रीम कोर्ट से, एक चीफ जस्टिस है जो हाई कोर्ट का है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैसे इलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिल करके और गवर्नर जो स्टेट के हैं उनसे मिल करके, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, फोर्थ जजेस केस, सारी वही चीज़ें, कोई डिफरेंस है नहीं। SC ओपन दैट कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। सिंपल, मतलब एक बस बातें ही कर रहे हैं जो मैंने वहाँ पे ही बताया था। मानना ना मानने वाली कोई बात नहीं की थी यहाँ पे कि नहीं मानना ही पड़ेगा अगर उन्होंने बोला है तो। सेकंड जजेस की SC रिवर्स इट्स अर्लियर रूलिंग एंड चेंज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड कंसल्टेशन टू कंकरेंस। अब नहीं, कंकरेंस होना चाहिए भाई, नहीं हमारी बातों को भी अब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड में प्लुरैलिटी ऑफ जजेस मैंने बताया ही था आपको, तो ये हर चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फोर्थ जजेस केस ये था कि एंजेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब बात ये था कि इंटरफेरेंस जो है उसका कोई अभी लेना देना सच है नहीं इतना ज़्यादा ना, कि कोई और वर्किंग स्टाइल में इंटरफेरेंस हो कि नहीं हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस मैंने पहले ही बताया था, कोई क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव हेल्ड जनरल ऑफिस इन इंडियन टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि 5 साल के लिए या तो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए या 10 साल तक वो एडवोकेसी करनी चाहिए। ये हमारा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हमने पढ़ा था। यहाँ पर है कि ही शुड हैव हेल्ड ऑफिस इन इंडियन टेरिटरी फॉर 10 ईयर्स या ही इज़ एडवोकेट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक नो प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट जूरिस्ट, ओथ और एफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, ठीक है। चलिए, ओथ और इन्फॉर्मेशन में बता चुका था कि अपनी जॉब से पहले उन लोगों को एक स्वेयर करना होता है, ओथ लेना होता है कि नहीं वो अपने काम जो है बहुत अकाउंटेबिलिटी के साथ करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो थे वो किसके सामने लेते थे, वो लेते थे प्रेसिडेंट के सामने। लेकिन हाई कोर्ट किसके सामने लेंगे, जज लेंगे, वो लेंगे गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि हायरकी में पहले प्रेसिडेंट आते हैं। प्रेसिडेंट हुए आपके पूरे इंडिया के, ठीक है। गवर्नर जो हुए वो हुए आपके एक स्टेट के और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है स्टेट का, वो उसी कंसर्न स्टेट के गवर्नर के सामने वो ओथ या अफर्मेशन लेंगे। सैलरी एंड अलाउंसेस मैं बता चुका हूँ कि चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन वो था सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, ठीक है। अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हो गया जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन सब की सैलरीज कटती है,
लेकिन अब जब हाई कोर्ट की बात आती है तो इनकी सैलरीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होती है, इंडिया से नहीं होती, ये आपको याद रखना है बस। टेन्योर जो है कि भाई नो फिक्स टेन्योर में बताया 60, वहाँ पे 65 ईयर्स था, यहाँ पे 62 ईयर्स है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है बस, इतना डिफरेंस आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब सिमिलर है। 65 ईयर्स इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 62 ईयर्स इन हाई कोर्ट, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए, रिमूवल ऑफ जजेस मैं बता चुका हूँ, सेम मैनर, सब कुछ सेम ग्राउंड, सब कुछ रिकमेंडेशंस ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, ये भी बता चुका हूँ, ग्राउंड ऑफ रिमूवल, सब कुछ सेम है। तो रिमूवल ऑफ जज अगर आप सुप्रीम कोर्ट का आपने पढ़ लिया था उस वक्त, तो रिमूवल ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट इज ऑल्सो इन द सेम मैनर। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, तो रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स, ये भी बता चुका हूँ मैं, 50 मेंबर्स वहाँ भी थे, यहाँ भी 100 मेंबर्स थे, सारा प्रोसेस वैसा ही होगा पार्लियामेंट में जैसा कि आपका सुप्रीम कोर्ट को लेकर के हुआ था पहले, सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालने के लिए किया गया था ना, वैसे ही सारा का सारा सेम यहाँ पर हाई कोर्ट में भी होगा। ठीक है, चलिए, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यहाँ पर आर्टिकल 223 आपको याद रखना है कि आर्टिकल 223 इज रिलेटेड टू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मतलब कि उस वक्त कोई वैकेंसी आ गई या किसी कारणवश अगर वो नहीं है अपनी जॉब पर कर पा रहे हैं, डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं अपनी ड्यूटी, तो वहाँ पर कौन आएगा? तो भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे पहले, अब वो नहीं है, तो एक्टिंग में जो उनके दूसरे जो नेक्स्ट जो एज में सबसे आगे ज़्यादा हैं, ठीक है, जो सबसे एक्सपीरियंसड हैं, एक्सपीरियंस कैसे, जो सबसे ज़्यादा जिनकी एज है, वो आकर के इनकी पोजीशन लेंगे फॉर द टाइम बिंग। अगर 2 साल की सर्विस बची है तो वो 2 साल के लिए बनेंगे, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए तो वो 6 महीने के लिए ही बनेंगे, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 224, तो आर्टिकल 223 आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करता है, आर्टिकल 224 बात करता है कि और सारे जजेस को लाना है, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा हो गए या कुछ ऐसा केस हो जहाँ पर हमें नंबर ऑफ जजेस और चाहिए, या कोरम नहीं है, हमने पढ़ा था ना, ये वर्ड हमने पढ़ा था ना, कोरम, कोरम अगर नहीं है, प्रेजेंस ऑफ जजेस बहुत सारे नहीं हैं हाई कोर्ट में, तो यार और ऐड करने हैं, तो उस कोरम को लेकर के हमारा आर्टिकल 224 हाई कोर्ट बात करता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड नॉट एक्सेडिंग 2 years। 2 साल से ज़्यादा वो लोग अपॉइंट नहीं हो सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब उसको 2 साल से ज़्यादा उन लोगों को नहीं अपॉइंट कर सकते एज अ जज इन हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए, एक्टिंग जज बता दिया मैंने, 62 ईयर्स है, उसके बाद भाई अगर नहीं हुआ तो उस वक्त आप मतलब एक जज को ला सकते हैं किसी और की जगह पर। यहाँ पर आर्टिकल 223 में बात हुई एक्टिंग चीफ जस्टिस, यहाँ एक्टिंग जज में सिर्फ नॉर्मल जजेस की, यहाँ पे चीफ जस्टिस की बात की गई थी। ठीक है, रिटायर्ड जज डील होता है आपका आर्टिकल 224A से। एट एनी टाइम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन रिक्वेस्ट एनी रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए काम करने के लिए आ जाए क्योंकि ज़रूरत है। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एडहॉक जज। एडहॉक मतलब इमरजेंसी में यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ज़रूरत ऐसी पड़ गई है अभी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है करने की, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे रिटायर्ड जजेस भी जो है, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्हें भी पूछा जा सकता है, ये भी एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो वो कह सकते हैं कि भाई आप लोग अभी कुछ टाइम के लिए आ जाइए, जॉब करिए। सैलरी अलाउंसेस कहाँ से कटेगा? सैलरी कहाँ से मिलेगी? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। लेकिन उन लोगों की पेंशन जो हाई कोर्ट के जजेस की है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही होगी, याद रखिएगा डिफरेंस। चलिए, इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट। अब इंडिपेंडेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोगों ने देखा था कि भाई मतलब उनका वर्किंग में किसी तरह का इंटरफेरेंस या उन्हें पूरी एक तरीके से फ्रीडम रहनी चाहिए अपने डे टू डे अफेयर्स को संभालने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका अकाउंटेबिलिटी आ जाता है, आपका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आ जाता है, आपका रिसोर्सेज आ जाता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, एवरीथिंग। तो इंडिपेंडेंस मतलब कि भाई उन लोगों को दे दिया गया कि आप अपने हिसाब से करो, आप लोगों को जितनी ज़रूरत है, जितने वर्कर्स की ज़रूरत है, जितनी बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, आप अपने हिसाब से बता दीजिए पार्लियामेंट को, लेकिन आप अपने हिसाब से कर दीजिए। ठीक है, तो वही है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट जजेस अपॉइंटेड बाय जुडिशरी। मैंने बताया था कि एग्ज़ाम होता है नेशनल जुडिशरी एग्ज़ाम, ठीक है, जहाँ पर जजेस अपॉइंट होते हैं। सिक्योरिटी ऑफ टेनर ओनली प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो पार्लियामेंट के थ्रू होते हुए जाए स्पेशल मेजोरिटी से, या वो रिज़ाइन मार दें अपना। ये दोनों चीज़ें मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के टाइम में भी बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस कैन नॉट बी चार्ज टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिक्स सर्विस कंडीशन मतलब कि अगर मान लीजिए कि मेरी सैलरी 60,000 है, तो
मुझे गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती है, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती है कि सर अगले महीने से ना आपकी सैलरी जो है वो 30,000 कर देंगे। नहीं, क्योंकि मैं एक कंडीशन पर मैंने वो जॉब ज्वाइन की है ना, सर्विस जो मैंने ज्वाइन की है वो एक कंडीशन में ज्वाइन की है कि 60,000 पे तो रहेगा ही रहेगी मेरी सैलरी, उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही होगी। तो किसी भी डिसएडवांटेज को लेकर के या कोई भी रीज़न को लेकर के मेरी सैलरी चेंज नहीं हो सकती है, कम नहीं हो सकती है ना, यही कहा गया है यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि ये तब हो सकता है कि अगर बोला जाए कि नहीं सर 60,000 है, 30,000 कर लीजिए, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। बता चुका हूँ सुप्रीम कोर्ट में भी कि मतलब जब क्रंच ऑफ फंड्स हो, कंट्री के अंदर पैसा ही नहीं हो उतना ज़्यादा, तो भाई गवर्नमेंट बोल सकती है कि सर आप 3 महीने के लिए 30,000 रुपये ले लो, 60,000 नहीं लो अभी, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। चलिए, एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताया है मैंने आपको, सुप्रीम कोर्ट का इसी पर होता है, ठीक है। हाई कोर्ट जो है आपका, उसके भी सारे जो चार्जेस होते हैं वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर, लेकिन इनकी जो सैलरीज हैं वो कहाँ से, वो स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। पेंशन हो गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ये चीज़ें याद रखनी है आपको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड एक्सेप्ट व्हेन इम्पीचमेंट मोशन इज इन पार्लियामेंट, इज इन द पार्लियामेंट, ठीक है। कंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि जो भी जजमेंट बन रहा है, जजेस किस तरीके से जजमेंट दे रहे हैं, क्या सोच के दे रहे हैं, कितने लॉ पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें क्या है ना कि डिस्कस नहीं किया सकते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पे डिस्कस नहीं की जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट मतलब कि रिटायरमेंट के बाद बैन कर दिया गया है कि आप नहीं कर सकते हैं जॉब अब आप, क्योंकि आपके पास एक अथॉरिटी थी ना, एक पावर थी, आप जज थे, क्या पता आप उस अथॉरिटी को आगे जाकर के अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए यूज़ करें। लेकिन ये है कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट एंड द अदर हाई कोर्ट्स, आपको मैंने बोला ना कि रिटायर्ड भी अगर हो गए, याद है ना रिटायर्ड मैंने बताया था, ये हमने 224 में पढ़ा था ना, रिटायर्ड जज को भी अपॉइंट किया जा सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो अपॉइंट कर सकते हैं कि भाई फॉर द टाइमिंग, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एड हॉक जज, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। फ्रीडम टू अपॉइंटेड स्टाफ बता चुका हूँ मैं अपना, जुरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल बट कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट। आप जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकते हैं, मतलब उनकी जुरिस्डिक्शन को वो नहीं कर सकते कि यार नहीं नहीं पहले यहाँ तक था अब यहाँ से कम होगा आपका, नहीं ऐसा नहीं है, वो बढ़ ही सकती है। वो बढ़ा कौन सकता है, पार्लियामेंट। उसी तरीके से जैसे कि मेरी सैलरी बढ़ ही सकती है, कम नहीं कर सकते हैं, और वो बढ़ा कौन सकता है, गवर्नमेंट ऑब्वियसली, वैसे ही पावर जो है वो बढ़ा सकता है कौन, पार्लियामेंट। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मतलब कि मैंने बताया था ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन तीनों का अलग अलग एक पिलर बनाया गया है, कोई इंटरफेरेंस एक दूसरे में से नहीं है, इनमें से किसी का भी एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको। चलिए, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नैरोअर देन एससी मैं बता चुका हूँ, मैटर सेट मेरी जो भी है कि मतलब यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के बारे में भी आप आ सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के बारे में बात करता है, ठीक है। और रिट जुरिस्डिक्शन वहाँ पे कौन सा था, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, यहाँ पे कौन सा है, आर्टिकल 226, याद रखना है आपको। ये वही सेम चीज़ है जो बता चुका हूँ मैं, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सेटेरियो, क्वा वारंटो, ठीक है। चलिए, अपीलेट जुरिस्डिक्शन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। अपील मतलब कि आप हाई कोर्ट अपने हिसाब से किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर उठा करके अपने साथ रख सकती है, उसे डील कर सकती है, इधर इट्स सिविल और क्रिमिनल मैटर, ठीक है। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, अब बात ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी थी वो कौन था, सुप्रीम कोर्ट करता था। अब हाई कोर्ट के अंडर जो मतलब जो हाई कोर्ट के नीचे बाकी जो लोअर कोर्ट्स है ना, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फैमिली कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो वो दे ऑल विल बी रिपोर्टिंग टू दी हाई कोर्ट, बस ये बोला गया है, ठीक है। सो मोटो पावर्स मतलब कि हमने खुद से ही एक मैटर उठा लिया डिस्कशन के लिए, मतलब हम लोग गए नहीं हैं, कोई सिटीजन गया नहीं किसी केस को लेकर के या किसी चीज़ को लेकर के, सीधा हम ही लोगों ने खुद जजेस ने अपने हिसाब से एक टॉपिक उठाया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट था काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, बताया मैंने आपको कि जो बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो सारे रिपोर्टिंग हाई कोर्ट के, उनके सारा डे टू डे जो इलेक्शन अफेयर्स जो है वो हाई कोर्ट ही मैटर करेगा उसे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बता चुका हूँ आर्टिकल 215, इनका भी जो भी रिकॉर्डिंग्स मतलब जो भी एविडेंस है या किसी भी तरह का रेफरेंसेस यूज़ किए गए हैं जजमेंट को बनाने के लिए, ये सभी दोस्तों आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये इंडिया के किसी भी कोर्ट में लीगल एंड एडमिसिबल होगा, मतलब कि इसको यूज़ कर सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स को लेकर के, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू तक मैं बता चुका हूँ आपको कि अपना जजमेंट खुद ही देखना, खुद ही बदलना,
या किसी और चीज़ को लेकर के जो भी लॉ या कोई एक बिल आया है उसको देखना सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, ये दोनों के पास ये अथॉरिटी जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। हैज़ नो वेयर बिन मैंशन, ये भी याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक दूसरा क्या था, फेडरेशन, फेडरेशन वर्ड भी कहीं मैंशन नहीं है ना। क्या था दूसरा वर्ड, यूनिटी, यूनिटी है ना, यूनियन, यूनियन ऑफ इंडिया, फेडरेशन यूज नहीं हुआ था, आर्टिकल 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, दैट इज शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। चलिए, हैज़ नो वेयर मैंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर्टिकल 13, 32 ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव इनैक्टमेंट्स कैन बी चैलेंज्ड, ठीक है, टू एग्जामिन कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेशन एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इधर इट्स इन्फ्रिंजिंग फंडामेंटल राइट्स और कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी, मतलब एक अपनी जितनी है नहीं उससे ज़्यादा आपने अपनी जुरिडिक्शन से बाहर जाके कर लिया है। रिपंजेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसके अगेंस्ट जाकर के आप जजमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो हाई कोर्ट्स हैविंग कॉमन जुरिडिक्शन विद 2 और मोर स्टेट्स और यूटीज़, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो महाराष्ट्र को भी डील करता है, गोवा को भी करता है, दादरा एंड नागर हवेली में भी और दमन एंड दीव भी, इन सभी के जो मैटर्स है ना वो बॉम्बे हाई कोर्ट में डील होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है उसको अगर केस करना है तो वो सीधा हाई कोर्ट जाएगा, इन सभी का, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, क्योंकि बॉम्बे महाराष्ट्र में इसलिए नहीं, कोई भी गोवा का या दादरा एंड नगर हवेली का या दमन एंड दीव का, ये सारे मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट करेगा। उसी तरीके से पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़, इन तीनों, ठीक है, 2 स्टेट्स और एक यूनियन टेरेटरी, इन सभी का मैटर जो है पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में ही सॉल्व होगा। सेम विद द गुवाहाटी हाई कोर्ट ऑल्सो। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना पूछा नहीं जाएगा आपसे, तो बस एक बार समझने के लिए बस रख लीजिए कि 3 से 4 स्टेट्स भी हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट में डील हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना बस, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल मीट अगेन विद द न्यू टॉपिक, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट विल बी लाइक पार्लियामेंट। हम लोग पार्लियामेंट को समझेंगे, पार्लियामेंट एक्चुअली है क्या, और फिर हम लोग तैयारी करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, रुकिएगा नहीं, एग्ज़ाम क्लियर करना ही है आप लोगों को। और पॉलिटी आप लोगों के साथ विंग से एक उड़ान चैनल हमेशा रहेगा, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, ठीक है। तो बड़े ध्यान से पढ़िए और पढ़ते रहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।